नमस्कार। आज हम प्रबंधकीय निर्णय हेतु लेखांकन विषय के इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जैसा कि हम लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं कि उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उत्पाद जीवन चक्र और लागत अंकन। आइए हम इन दोनों शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम उत्पाद जीवन चक्र का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम उत्पाद जीवन चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। पहले उसका जन्म होता है, फिर धीरे धीरे विकास करते हुए वह युवावस्था में पहुंचता है। इसके बाद वह बुढ़ापा काल में पहुंचता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। उत्पाद भी अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। जब किसी उत्पाद का आविष्कार होता है और पहली बार जब बाजार में उसको प्रस्तुत किया जाता है, तब इसको हम उत्पाद का जन्म कहते हैं। धीरे धीरे बाजार में उनकी मांग होती जाती है और उसके गुणों में भी स्वाभाविक सी बात है, सुधार आते रहता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब उस उत्पाद की मांग बाजार से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब हम उस उत्पाद की मृत्यु हो गई या समापन हो गया, ऐसा हम कहते हैं। इस तरह से एक उत्पाद भी जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक का सफर तय करता है। जैसे कि हम उदाहरण से अगर समझना चाहें तो बहुत पहले हम जानते हैं कि जो नेगेटिव फिल्म वाले कैमरे थे, बाजार में वो सभी जगहों पे उपलब्ध था और एक तरह से फोटो खींचने के लिए वो पर्याय था। परंतु आज हम देखते हैं कि बाजार में वो कहीं पर नहीं दिखता है। उसकी मांग पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसकी जगह पे आज डिजिटल कैमरा या मोबाइल ने ले लिया है। इस तरह से वो प्रोडक्ट भी कभी लॉन्च हुआ रहा होगा, फिर एक समय उसकी बहुत अधिक मांग रही होगी, फिर धीरे धीरे मांग में कमी हुई होगी और आज ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति निगेटिव फिल्म वाले कैमरा लेना पसंद नहीं करता। तो इस तरह से एक उत्पाद भी जन्म, विकास यानी युवावस्था और मृत्यु, इसके पूरे जीवन चक्र से गुजरता है। इसे ही हम उत्पाद का जीवन चक्र कहते हैं। फिलिप कोटलर जी ने उत्पाद जीवन चक्र की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार उत्पाद जीवन चक्र उत्पाद के विक्रय इतिहास में विशिष्ट अवस्थाओं को पहचानने का एक प्रयास है। ऐसा विक्रय इतिहास 4 अवस्थाओं से गुजरता है, जिन्हें प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता एवं पतन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कोटलर जी ने विक्रय के आधार पर उत्पाद जीवन चक्र को निर्धारित किया है और ऐसा उन्होंने उत्पाद के 4 अवस्थाओं का जिक्र उन्होंने अपनी परिभाषा में किया है, जिसे प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता और पतन कहा जाता है। अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने हिसाब से अवस्थाओं का उल्लेख किया हुआ है। आइए अब हम उन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आइए हम उत्पाद जीवन चक्र की पहली अवस्था के बारे में जानते हैं। पहली अवस्था है परिचय या जन्म। जब अनुसंधान के माध्यम से कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है और उसको उपभोक्ताओं के लिए बाजार में पहली बार उपलब्ध कराया जाता है, तब हम इसे उस उत्पाद का जन्म या परिचय कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में उपभोक्ताओं को उस उत्पाद के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए मांग भी काफी कम होता है और इसको बढ़ाने के लिए विज्ञापन आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। जैसे कि हम मोबाइल तो जानते हैं, लेकिन फोल्डेबल मोबाइल अभी कम ही लोगों के पास उपलब्ध है। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फोल्डेबल मोबाइल प्रोडक्ट
का भी जन्म हुआ है। दूसरी अवस्था है विकास या शिशु अवस्था। जिस प्रकार व्यक्ति शिशु अवस्था में तेजी से विकास करता है, उसी प्रकार से उत्पाद की मांग भी बाजार में बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। क्योंकि तेजी से बिक्री बढ़ती है, इसलिए प्रति इकाई लागत में इस समय कमी आती है। हम इसका उदाहरण वर्चुअल रियलिटी गेम्स को ले सकते हैं। वर्चुअल यानी वीआर रियलिटी गेम्स जो है लॉन्च हो चुका है, परंतु अब इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी है। इस तरह से यह अवस्था जो है विकास या शिशु की अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है परिपक्वता या युवावस्था। हम जानते हैं कि व्यक्ति अपने युवावस्था में सबसे अधिक विकसित माना जाता है, सुगठित माना जाता है। इसी प्रकार जब एक उत्पाद की मांग बाजार में अपने चरम पर होती है, इस स्थिति को उस उत्पाद की युवावस्था कहते हैं। क्योंकि इसमें बिक्री बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए लाभ की संभावना भी इस अवधि में सर्वाधिक होती है। लेकिन इस अवस्था में प्रतियोगियों का उदय भी होता है और चुनौती का सामना भी उस प्रोडक्ट या उत्पाद को करना पड़ता है। जैसे आज हम देखते हैं मोबाइल की मांग आज चरम पर है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि आज नए नए मॉडल, नई नई कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। इसलिए प्रत्येक उत्पाद को आज चुनौती की सामना करना पड़ रहा है। चौथी अवस्था है संतृप्ति या प्रौढ़ अवस्था। जिस प्रकार व्यक्ति बुढ़ापे में पहुंचने के पश्चात कमजोर महसूस करने लगता है, उसी प्रकार एक उत्पाद भी अपने चरम मांग के बाद उसके मांग में ढलान आना प्रारंभ हो जाता है और इस तरह से वो बाजार में कमजोर पड़ने लगता है। अन्य जो प्रतियोगी उत्पाद हैं, उनका बाजार में हिस्सेदारी बढ़ने लगती है। इस स्थिति को हम एक उत्पाद की प्रौढ़ या बुढ़ापा अवस्था हम कहते हैं। इसे हम कीपैड वाले मोबाइल के उत्पाद से समझ सकते हैं। एक समय था जब हम सभी के पास कीपैड वाले मोबाइल फोन थे। इसका अर्थ है कि कीपैड वाले मोबाइल फोन की मांग सर्वोच्च थी। इसके पश्चात टच पैड वाले मोबाइल आने के बाद उसके मांग में ढलान आनी शुरू हो गई और आज हम देखते हैं कि कीपैड वाले मोबाइल की मांग बहुत कम है। इस तरह से कीपैड वाले मोबाइल जो प्रोडक्ट है, आज उसको हम प्रौढ़ अवस्था में मान सकते हैं। अंतिम अवस्था है पतन या मृत्यु अवस्था। जिस प्रकार एक व्यक्ति का अंतिम अवस्था मृत्यु होती है, उसी प्रकार जब बाजार में किसी प्रोडक्ट की मांग बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरे प्रोडक्ट बाजार में पूरी तरह से कब्जा जमा लेते हैं, तब इस स्थिति को उस उत्पाद का पतन या मृत्यु हम कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया है कि आज हमने से कोई भी शायद ही निगेटिव फिल्म वाले फोटो कैमरा लेना पसंद करेंगे। इस प्रकार से आज उस कैमरे की मांग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अर्थात उस प्रोडक्ट की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से एक उत्पाद ये 5 अवस्थाओं से गुजरता है। अब हम दूसरे शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द था उत्पाद जीवन चक्र और दूसरा शब्द था लागत अंकन। लागत अंकन का अर्थ है लागत का निर्धारण करना, अर्थात किसी निश्चित तरीके के आधार पर किसी प्रक्रिया या उत्पाद का लागत ज्ञात करना ही लागत अंकन कहलाता है। हमने उत्पाद जीवन चक्र
और लागत अंकन दोनों शब्दों का अर्थ जान लिया है। उत्पाद जीवन चक्र का अर्थ होता है कि एक उत्पाद अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और लागत अंकन का अर्थ है कि लागत का निर्धारण करना। इस प्रकार दोनों शब्दों को जोड़ देने पर उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन का अर्थ होता है कि किसी उत्पाद के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं अर्थात परिचय, विकास, युवावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु तक के सभी संभावित आयों और लागतों को ध्यान में रखते हुए जब लागत का निर्धारण किया जाता है, तब इसे हम उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन कहते हैं। चूंकि एक उत्पाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और सभी अवस्थाओं में लागत और आय समान नहीं होती, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब परिचय अवस्था में बिक्री बहुत कम होती है, उस समय लागत बहुत अधिक होती है। इसी तरह से हम युवावस्था में देखें तो उस समय बिक्री सर्वाधिक होती है और तुलनात्मक रूप से लागत कम होती है। और जब पतन की अवस्था आती है, उस समय लागत बहुत अधिक हो जाती है परंतु बिक्री न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में बिक्री और लागत दोनों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती है। तो प्रबंधक के सामने यह प्रश्न होता है कि वह किस आधार पर संपूर्ण जीवन काल के लिए लागत तय करे। तो उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन ऐसी पद्धति है जिसमें हम जन्म से लेके मृत्यु तक के सभी संभावित आय और लागतों को ध्यान में रखते हुए हम लागत उस उत्पाद का तय करते हैं। इसी पद्धति को ही हम उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन पद्धति कहते हैं। ICFI के अनुसार जीवन चक्र लागत अंकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पाद के आविष्कार से अप्रचलन तक की वास्तविक लागतों तथा आगमों का संग्रह एवं अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतया इसे संपूर्ण जीवन लागत अंकन भी कहा जाता है, अर्थात इसमें किसी उत्पाद के जीवन भर की अधिप्राप्ति, संचालन, रखरखाव और अंततः समापन तक की सभी लागतों को सम्मिलित किया जाता है। एक उत्पाद के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं में जो अनुमानित लागतें होती है, उनका भी अलग अलग महत्व होता है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि परिचय की अवस्था में सर्वेक्षण, प्रवर्तन, अनुसंधान एवं स्थापना लागत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बाजार में उतारने से पूर्व ग्राहकों की मांग और बाजार की स्थिति का सर्वेक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तथा अनुसंधान के माध्यम से ही किसी प्रोडक्ट का जन्म होता है। इसी तरह से चूंकि यह जन्मकाल ही होता है, इसलिए स्थापना लागत इस अवधि में काफी ज्यादा लगते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी स्थिति है विकास की अवस्था। इस अवस्था में धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की मांग बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इसलिए डिजाइन क्या हो और उसके नमूने, उत्पाद का नमूना तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नमूना कैसा हो, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्चों की आवश्यकता होती है, इसलिए विकास की अवस्था में ये सभी लागत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही बाजार में जब रफ्तार ले लेती है उस प्रोडक्ट की मांग, तब क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है और इसलिए क्षमता विस्तार लागत परिपक्वता अवधि में सबसे महत्वपूर्ण लागत बन जाती है। साथ ही साथ क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसलिए निर्माणी लागत भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चौथी जो अवस्था है वह है संतृप्ति या बुढ़ापे की अवस्था। चूंकि इस अवस्था में मांग कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए मांग को बनाए रखने के लिए विज्ञापन की लागत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ प्रोडक्ट में सुधार के माध्यम से, विकास के माध्यम से
मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए विज्ञापन लागत, सुधार लागत और ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा की लागत इस अवस्था में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतिम जो अवस्था है अप्रचलन, जब बाजार से उस उत्पाद की मांग समाप्त हो जाती है, तब जो संयंत्र हमारे पास उपलब्ध रहते हैं उनको किसी दूसरे उत्पाद के लिए उपयोग करना या फिर उनका विक्रय करना यह महत्वपूर्ण कार्य होता है और इस समय ये लागतें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग लागतें जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमने उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन पद्धति के परिभाषा और आशय को जाना है। इससे निश्चित रूप से हमें इस पद्धति की अनेक विशेषताएं ध्यान में आ रही होंगी। इसमें पहला है कि इसमें उत्पाद की जो लागत है वो किसी एक वर्ष की लागत को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि उस उत्पाद के पूरे जीवन काल के संभावित आय और लागतों को ध्यान में रखकर समायोजित करते हुए लागत का निर्धारण किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन विधि के द्वारा एक उत्पाद की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मूल्यों का निर्धारण भी किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग अवस्थाओं में मांग अलग अलग होती है, किसी अवस्था में कम होती है, किसी अवस्था में ज्यादा होती है। तो इस प्रकार हम अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मूल्यों का निर्धारण इस विधि के अंतर्गत कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, चूंकि शोध एवं विकास व्यय में काफी बड़े खर्चे होते हैं, बाकी अधिक मात्रा में खर्चे होते हैं, जिसको किसी एक वर्ष या 2 वर्षों के लिए यदि समायोजित किया जाए तो लागत उस अवधि के लिए काफी बढ़ जाएगी। परंतु उत्पाद जीवन चक्र लागत पद्धति के अंतर्गत शोध और विकास पर जो भारी खर्च किए जाते हैं, जो भारी लागत आती है, उसका समायोजन अलग अलग अवस्थाओं में किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र लागत पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हमको ध्यान में आती है। आइए अब हम उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन विधि के उद्देश्य या लाभ की चर्चा करते हैं। पहला इसमें बिंदु है कुल लागतों का सही अनुमान। चूंकि इस विधि के द्वारा उत्पाद के संपूर्ण जीवन के आगम और लागतों को ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से यह उस उत्पाद के सही और विवेकपूर्ण लागतों का अनुमान लगाने में सफल होता है। दूसरे बिंदु है दीर्घकालीन लाभ में स्थिरता। चूंकि इस पद्धति के अंतर्गत लागत का निर्धारण विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, इसलिए लाभ जो प्राप्त होती है वो भी स्थायी होती है, स्थिर होती है। किसी अवधि में बहुत ज्यादा लाभ हो और किसी अवधि में बहुत ज्यादा हानि हो, ऐसी स्थिति से इस पद्धति में बचा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अप्रत्यक्ष लागतों का उचित वितरण, जैसे कि विज्ञापन, स्थापना व्यय, शोध एवं विकास व्यय। ऐसे बहुत सारे अप्रत्यक्ष व्यय हैं जिनका उचित वितरण किया जाना आवश्यक है। इस पद्धति के अंतर्गत हमको यह ज्ञात होता है कि किस उत्पाद का जीवन काल कितना है और इसके आधार पर अप्रत्यक्ष लागतों का एक उचित और सही वितरण किया जा सकता है। चूंकि उत्पाद जीवन चक्र लागत पद्धति के अंतर्गत किसी उत्पाद के जीवन काल एवं अवस्थाओं के संबंध में एक स्पष्ट तस्वीर प्रबंध के सामने प्रस्तुत होती है, इसलिए प्रबंध जो है सही निर्णय लेने में सफल रहता है। इस प्रकार यह पद्धति प्रबंधकीय निर्णयों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला बिंदु है आगम तथा लागत नियंत्रण। चूंकि हम उसके जीवन भर उस उत्पाद के जीवन भर के लिए संभावित आय और संभावित लागत का पूर्व में ही अनुमान लगा चुके होते हैं, इसलिए हमारा उन दोनों बिंदुओं पर यानी आगम और लागत पर पर्याप्त नियंत्रण होने की संभावना रहती है। अंतिम जो बिंदु है असामान्य लाभ व हानि से बचाव। जैसा कि हम पहले ही चर्चा किए हैं कि एक उत्पाद के विभिन्न अवस्थाओं में कभी लागत बहुत अधिक होती है तो कभी बिक्री काफी अधिक होती है, जिसके यदि किसी एक वर्ष को ध्यान में रखते हुए किसी एक वर्ष के आय या लागत को ध्यान में रखते हुए अगर विक्रय मूल्य तय किया जाए तो निश्चित रूप से किसी वर्ष असामान्य लाभ होगा और किसी वर्ष असामान्य हानि होगी। परंतु यदि पूरे जीवन काल को ध्यान में रखा जाए तो असामान्य लाभ व हानि से बचा जा सकता है, जो कि उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार से हमने उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन के महत्व को आज हमने जाना है। आइए अब हम उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन विधि से एक व्यवहारिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी है जो कि एक नया उत्पाद बाजार में उतार रही है, जिसका जीवन काल 6 वर्ष का है। इन 6 वर्षों में पहले वर्ष 10,000, दूसरे वर्ष 30,000, तीसरे वर्ष 2 लाख, चौथे वर्ष 3 लाख, पांचवें वर्ष 50,000 और छठवें वर्ष 5,000 इकाइयों की बिक्री की संभावना है। इस उत्पाद की जो परिवर्तनशील लागत है वो प्रति इकाई 10 रुपए है और स्थायी लागत 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यदि वह लागत पर 25% का लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं कि हमने इस टेबल के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में कुल लागत कितनी होगी तथा प्रति इकाई लागत कितनी होगी ये निकालने का प्रयास किया है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा पहले वर्ष का उत्पादन है 10,000 इकाई। स्थायी लागत चूंकि स्थिर है, यह 6 लाख रुपए है। 10 रुपए की दर से 10,000 इकाइयों का परिवर्तनशील लागत 1 लाख रुपए होता है। इस तरह से स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ने पर 7 लाख रुपए कुल लागत आती है। इस कुल लागत को 10,000 इकाइयों से भाग देने पर प्रति इकाई लागत 70 रुपए आती है। इसी तरह से हम प्रत्येक वर्ष का प्रति इकाई लागत हम निकालेंगे तो हमको यह दिख रहा होगा कि हर वर्ष काफी इसमें उतार चढ़ाव रहा है। जैसे पहले वर्ष 70 रुपए है, वहीं हम देखेंगे तो तीसरे और चौथे वर्ष में 13 रुपए और 12 रुपए प्रति इकाई लागत हुई है। इससे स्पष्ट है कि यदि हम इसके आधार पर यदि प्रत्येक वर्ष का विक्रय मूल्य तय करें तो विक्रय मूल्य काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसको हम उत्पाद जीवन चक्र लागत अंकन विधि से कैसे हम हल करने का प्रयास करेंगे ये हम देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुल 6 वर्षों के लिए हमारा जो कुल स्थायी लागत होगी वो 6 लाख की दर से 36 लाख रुपए होंगे। इसी तरह से कुल परिवर्तनशील लागत यदि हम देखें तो हम इसका योग कर लेंगे तो ये 59,50,000 रुपए हो रहे हैं। इस तरह से इन 6 वर्षों में कुल लागत 95,50,000 रुपए होंगे। अब यदि हम इसका औसत निकालना चाहें तो 6 वर्षों में कुल उत्पादन 5,95,000 इकाई की हो रही है और कुल जो खर्च आ रहे हैं वो 95,50,000 रुपए का। इस तरह से एक इकाई की लागत 16 रुपए 5 पैसे आ रही है।
हम इसमें ध्यान देंगे कि जो प्रति इकाई लागत अलग अलग वर्षों में अलग अलग रही है, काफी उतार चढ़ाव रहा है। यदि इसकी औसत लागत देखा जाए तो 16 रुपए 5 पैसे इस पद्धति के अंतर्गत आया हुआ है। इस तरह से हम चाहें तो 25% का लाभ लेकर हम इसका संभावित विक्रय मूल्य 20 रुपए 6 पैसे हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र लागत पद्धति के अंतर्गत हम अलग अलग लागतों के आधार पर भी हम चाहें तो उसको एक हम अलग अलग लागतों के आधार पर विक्रय मूल्य ना तय करते हुए उस उत्पाद के पूरे जीवन अवधि के लिए एक विक्रय मूल्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। धन्यवाद।